पहुंचे थे आजमगढ़ में इसका उद्घाटन करने, तो जरा एक निगाह डालने कैसा एक्सप्रेसवे बना। हा, क्या बात है। यूपी को मिला 7वां एक्सप्रेसवे, बहुत बढ़िया। एक्सप्रेसवे का वो हो गया ही तो प्रदेश। पूजा हो गई, नारियल वारियल फूट गया भाई। योगी जी ने अपना फोटो सेशन भी करा लिया और गाड़ी दौड़ा के भी देख ली। ठीक है, तो ये है वो एक्सप्रेसवे, शानदार एक्सप्रेसवे। पर इस एक्सप्रेसवे पर आपको 3,000 रुपये वाला कार्ड नहीं चलेगा सर। सालाना 3,000 वाला जो रिचार्ज है वो इस एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेगा। वो गंगा एक्सप्रेसवे पर भी नहीं चलेगा और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी नहीं चलेगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे भी स्टेट का है और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उसको चलाती है। इसी प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे की भी अथॉरिटी अलग है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं है। ऐसे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के, इन पर आपका 3,000 वाला पास नहीं चलेगा। हो सकता है अगर वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है, यदि वो भी अगर NHAI का नहीं होगा तो उस पर भी नहीं चलेगा। यानी सिर्फ आपका जो पास चलेगा NHAI पे चलेगा। हमने थोड़ा स्टडी किया तो हमने देखा उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना लग रहा था शुरुआत में कि गजब हो गया। उतना गजब नहीं है। हाईवे नेशनल हाईवे पे चलेगा खाली है। तो या तो नेशनल हाईवेज को एक्सप्रेसवे बनाए, ठीक है, और या फिर आप 3,000 नहीं, आप 5,000 रुपये ले लो, है ना। पर इसको ऑल इंडिया करो, ऑल एक्सप्रेसवेज और ऑल हाईवेज, स्टेट हाईवेज को भी इसमें जोड़ दो, है ना। क्योंकि अलग अलग स्टेट बोलेंगे हमारा 1,000 रुपये का रिचार्ज अलग है, तो करते करते आदमी के 20-25 हज़ार तो इसी में चले जाएंगे। तो इसलिए 2,000 रुपये बढ़ा ले, या आपको कम पड़ता तो 3,000 रुपये और बढ़ा ले, 6,000 रुपये कर ले। इससे ज़्यादा में तो बनेगा नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा। और उसमें 200 ट्रिप्स का उसमें जो आपका प्रावधान है वो कर ले, तो भी सस्ता पड़ेगा आदमी को, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सप्रेसवेज पर ही ज़्यादा जाता है आदमी। हम लोग भी यूपी का एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करते, तो यूजलेस हो गया, बेकार हो गया हमारे लिए। भाई नोएडा से निकले सबसे पहले क्या एक्सप्रेसवे, अब एक्सप्रेसवे पे तो चलना ही नहीं है आपका ये, तो फ़ायदा क्या हुआ। और वहाँ जाके जो बैल बुद्धि है वो लड़ेंगे कि भाई हमने 3,000 रुपये का रिचार्ज कराया, सरकार को दिया, ऐसी की तैसी, हम नहीं देंगे टोल। और वो कहेगा भैया ये यहाँ नहीं चलेगा, तो ये झगड़े का नेसेसरी एक बवाल क्रिएट होगा। मेरे ख्याल से 5,000 6,000 जो भी सरकार को समझ में आता है वो कर ले, और सभी टोल्स को फ्री करे एक बार में। ये हेडेक खत्म होना चाहिए, है ना। अन्यथा कोई ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा नहीं। हिंदुओं को भागने में आसानी होगी एक्सप्रेसवे। अरे हाँ साहब, इसलिए तो कह रहा हूँ रॉबिन जी, सब जगह होना चाहिए। कभी स्टेट से भी तो भागना पड़ेगा, स्टेट एक्सप्रेसवे पे थोड़ी छोड़ के बैठे रहेंगे कि अरे ये इसमें से तो भाग ही नहीं सकते पर। ठीक है ना। आइए साहब, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर अच्छा नहीं है कोई चीज़, फ़ायदेमंद नहीं है, तो चीज़ बेकार हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वैल्यू क्यों? क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, तो फिर क्या करोगे ऐसी चीज़ का। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक्सप्रेसवे एक बनना चाहिए और सभी जगह काम करना चाहिए, सारे रोड्स पर काम करना चाहिए, सॉरी एक्सप्रेसवे बोल रहा हूँ, जो फास्टैग है वो एक फास्टैग बनना चाहिए, सभी जगह काम करना चाहिए वर्तमान में। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए? चलिए अब एक आपको नायाब नमूना दिखाता हूँ। एक्सप्रेसवे की तो बात कर लिया आपने, अरे गजब, पूरा ब्रिज बन गया। इधर आके रुक गया, बिल्डिंग आ गई, ये जा रहा है ब्रिज आपका, जी बिल्डिंग आ गई। अधिकारी इतने स्मार्ट हैं साहब कि इन्होंने सारी जो है ज़मीन को एक्वायर कर लिया। हाईवे बन गया, सड़क बन गई पूरी, सड़क पर एलिवेटेड रोड बन गई, ब्रिज बन गया। और ब्रिज बनने के बाद मालूम चला कि एक जगह जाके 9 घर हैं और कुछ दुकानें हैं जिनको एक्वायर नहीं कर पाए थे। हाँ, 9 घर और कुछ दुकानें जिनको एक्वायर नहीं कर पाए थे, वहाँ के मामला रुक गया। अब 6 महीने से मामला रुका हुआ है। ये जो घर वाले और दुकान वाले उनको मुआवजा दे रहे हैं, उनका कहना ना 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 ना, ये तो बहुत कम मुआवजा है, सर्किल रेट के बराबर भी नहीं है। अब तो रेट बढ़ गया ना, सड़क निकल गई तो अब तो उन्हें नया मुआवजा चाहिए, या पता नहीं सरकार दे रही कि नहीं। बहरहाल कुल मिलाकर 75 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार इस प्रोजेक्ट पे, और 75 करोड़ खर्च करने के बाद में ये आधा ब्रिज टंगा हुआ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या शानदार ब्रिज है भाई साहब। ये गया सीधे घर में, छज्जे पे निकल तो रहा, छज्जे पे से निकाल दो ऐसे, हाँ इधर से अंदर में से निकाल दो इस बिल्डिंग के, क्या दिक्कत है, ऐसे ही कर लो और क्या करोगे। ये है भारत में बाबुओं की स्थिति। घर बैठा देना चाहिए ना बर्खास्त करके। 75 करोड़ आपके मेरे लग गए और 6 महीने से फालतू पड़ा हुआ पैसा। 75 करोड़ रुपए 6 महीने का ब्याज कितना होता लगाइए जरा, FD का ब्याज लगा लीजिए, ज़्यादा न लगाइए तो कितना नुकसान हुआ इसका। इनकी तनख्वाह से वसूल किया जाना चाहिए। रॉबिन जी कहते हैं रिजर्वेशन जिंदाबाद, क्या बोले साहब, भगवान जाने रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन पर। कुल मिलाकर जो है मजे की बात है, इसका शिलान्यास मालूम है किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने। हाँ, मंत्री को बुला लिया, केंद्रीय मंत्री को शिलान्यास भी कर गए। उनको क्या मालूम कि बीच में जाके लटक जाएगा, कि आधे में लटक गया, अब हम तुम्हारे छज्जे पे आ गए भाईजान, तुम्हारी बेडरूम में से निकलेगा। ये कहानियां अभी तक हम बाहर देखते थे, विदेशों में होती थी, अब भारत में होने लगी। गजब है। जब तक स्ट्रिक्टली इनको डंडे से इनसे काम नहीं लिया जाएगा ना, बात नहीं बनेगी। चलिए
तो यूपी में योगी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, अधिकारी तो निकम्मे हैं उनके, अधिकारी तो लगे कैसे भी करके मट्टी पलीत कराने में, जैसे ही मट्टी पलीत करा रहे हैं। पर योगी जी ने कुछ एक अच्छा आदेश निकाला, उम्मीद करेंगे अच्छा ही रहे, इसमें भी मट्टी पलीत ना करा दे अधिकारी। योग दिवस पर योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 से 10 मिनट के लिए योगा ब्रेक अनिवार्य कर दिया। योगा ब्रेक के फैसले पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑफिस में आप योगा डे के लिए ब्रेक दे रहे हैं। योगा घर में भी हो सकता है, चाहे घर में आए या घर वापस जाकर के करें। अगर हम मुसलमान कहें कि नमाज और जुमे की नमाज ये 30 मिनट का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ इससे होने लगती है। तो योगा को लेकर जो ब्रेक का फैसला लिया गया है उस पर अब सियासत जमा रही है। देखिए, ये तो बड़ी अजीब वाली बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा के लिए योगा तो घर से भी हो सकता है कि योगा करके आए ऑफिस के बाद में जाके। अगर हम मुसलमान ही कहते हैं कि नमाज जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे लो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक देना है। नमाज भी एक तरह से योगा वाली एक्सरसाइज है। 5 घंटे के ब्रेक और आधे घंटे के ब्रेक में फ़र्क नहीं मालूम, दिमाग से पैदल मदरसा छाप आदमी है, इनको 5 मिनट और आधे घंटे फ़र्क नहीं मालूम। दूसरी बात, कहते योगा तो घर पे हो सकता है। भाई साहब, नमाज घर पे पढ़ी जाती है, नमाज सड़क के लिए नहीं होती, वो अपने घर पे पढ़ो। योग एक एक्सरसाइज है और कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अच्छा रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से एक्सरसाइज कराएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि 5 मिनट का अगर उनको योग का एक्सरसाइज का उनको ब्रेक दिया जा रहा है तो बिल्कुल सही है। कौन सा आपके उससे मानसिक और शारीरिक वो हो जाएगा? हाँ, उस किताब के चक्कर में आदमी मार काट जरूर सीख लेगा, तो भाई उससे तो दूर ही रखना चाहिए आदमी को। कमाल है साहब, गजब के लोग हैं। पर खैर, ये अकेले नहीं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। ये तरुण सर जी आए हैं, तरुण सर जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तरुण सर जी को जय श्री राम से ही दिक्कत है। ठीक है, सनातनी सीताराम, तुम्हें बेटा ब्लॉक कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन कैंसिल। जय वेदांतु वाले तरुण सर, अरे तुम्हारी सनातनी नाम रखा किसने? उसने लिख दिया जय सीताराम। तो सीताराम सुन के भड़क गए साहब, कहते तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा और फलान कर दूंगा। बेटा, ब्लॉक तो तुम्हारी सांसें कर देगा ऊपर वाला। अपने आप को बहुत उड़ रहा था जिसने अपनी ऐप पर जय श्री राम लिखने पर अभी भी डेरोगेटरी वर्ड लिख रखा है उसने कि ये बैंड वर्ड है। उसकी हालत देख लो क्या है। थोड़े दिनों में अभी आपको खंडों पर दिखने वाला है। वल्लाह, फिजिक्स वल्लाह, थोड़े दिनों में खंडों पर दिखने वाला है। अभी उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। पैसा तो सबसे ले लिया उसने, तो बना लिया, लेकिन कंपनी फेल होगी। ऐसे थोड़ी ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे यार। ऑनलाइन कुछ पढ़ाई नहीं होती भैया, इसको याद रखना। जो पढ़ाई होती है वो ऑफलाइन होती है, क्लास में होती है। ऑनलाइन सिर्फ आपको अच्छा लगेगा, बातें कर देगा आदमी, को मार दो, इसको मार दो, इसको ससुरों का मार दो, उसको मार दो, खुश हो गए। खुशी से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई सीरियसली होती है। और सीरियसली पढ़ाई होने के लिए आप समझ लीजिए कि गपबाजी और गप वाले जो लोग हैं, जो कहानियाँ सुना रहे हैं आपको, अपनी कहानी सुना रहे, मैं इधर गया, मैं उधर गया, और साहब ये हो गया। तुम्हारी कहानी नहीं सुननी साहब, टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको पढ़ाओ, सवाल को सॉल्व कराओ। ठीक है, एक कहानीबाज वाले और जिनको आप में जिन टीचर्स से पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, वो टीचर सर आपको कभी नहीं पढ़ा सकते। हाँ, सॉल्व करने का मेथड में अगर आपको मज़ा आ रहा है, वो मेथड उसका मज़ेदार है, तो आप पास हो जाओगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा ऐसे टीचर से कुछ नहीं मिलेगा जो कहानी कर रहे हैं। समय बर्बाद मत करो बेटा, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। जहाँ कहानी करे ना आदमी, उठ के क्लास से निकल जाओ, कहना सर आप कहानी कर लो। जब पढ़ाओ तो बुला लेना बाद में। पढ़ाओ और पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कहानियों से कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो ऑनलाइन तो सर बिल्कुल देखो क्या है। अब आपने आज से 7 दिन पहले क्या देखा था, अगर मैं पूछूं तो याद है? नहीं याद है। ऑनलाइन याद नहीं रहता, याद वही रहता जो आप पढ़ते हो। तो किताब से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे लोगों से बचो जिनको सीताराम से प्रॉब्लम है। बाबू लोग यदि जो है ना ब्रेक थ्रू वो अचीव कर लिया गया है, 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया सिर्फ 6 सालों में, जिसको करने में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 60-50 साल लगते। हाँ, और भारत ने अब 48.5% ऑल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। The World Bank study noted that through digital public infrastructure, India achieved 80% financial inclusion rate in just 6 years, a feat that no other country can achieve. Thank you. Some observers going through this World Bank report have even said this is a level which would have taken, by normal course, 50 years to achieve, whereas fintech revolution has achieved it in 6 years only. India now actually accounts for almost half of all real-time digital transactions in the world. 48.5% is done in India. Shows both sides of the story. People are throbbing to use it every minute. 35 crore users are part of the UPI system. अच्छी बात है, मैडम बता रही हैं कि कितना बड़ा हमने रेवोल्यूशन कर दिया, यूपीआई हो गया है, वो फलान हो गया, ढिकान हो गया। अब जरा मैं थोड़ी 2-4 बातें करता हूँ। ये अच्छी बात है, होना चाहिए। यूपीआई को लेकर तो हम लोग भी बोले थे, हमने ज़बरदस्ती लोगों से शुरू कराया, दुकानों पे मना कर देते, पेमेंट नहीं है भैया,
पेमेंट करने की बारी आती थी ना, महीने के एंड नहीं है भैया, वो यूपीआई से ही करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता, ज़बरदस्ती लोगों से चालू करवाया, हम जैसे लोगों ने, हमारे अकाउंट सीज हुए थे बाद में इन्हीं कुकर्मों से जो हमने किए थे। अभी यूपीआई की जो एक्चुअल स्थिति जरा उसको ध्यान में दें। बैंक जाइए आप पढ़े लिखें, हम सब पढ़े लिखें, हम सब बैंक ये चला लेते हैं। बैंक में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको बोलते हैं नहीं ये वाला पासवर्ड ना, ये चीज़ें आपको ऑनलाइन ही आएगी, आप ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, इस ऐप से ही होगा, है ना, हमारे बैंक की ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप से ही होगा, वो ऐप से ही वो बनेगी बात, नहीं हमारे पास नहीं आएगा, उसी से करना पड़ेगा, आप ही कर सकते हो, आपके फ़ोन से ही होगा। तो बहुत सारी जगह प्रेशर देकर लोगों से ऐप को इंस्टॉल कराया जा रहा है। ये आप लोगों के साथ में हुआ या नहीं हुआ? आप लोगों के आंखों के सामने कभी हुआ? बैंक वाले बता देंगे हाँ हम ऐसा करते हैं कई सारी चीज़ों में, ठीक है। इसके बाद में वो ऐप डाउनलोड हो गई, उससे पासवर्ड जनरेट हो गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने बोला जी आपका काम हो गया। बाद में पता चलता है वो तो चलाता ही नहीं है, फिर उसके खाते में से पैसा खाली हो गया, अब वो भाग रहा है पुलिस में इधर उधर कंप्लेंट करने। तो ये कौन बताएगा कि यूपीआई फ्रॉड जो रोज़ हो रहे हैं उनका क्या करें, उनको कैसे रोके? उनको भी रोकना आना चाहिए हमको। खैर, पर कोई बात नहीं, डिजिटल रेवोल्यूशन है सर, डिजिटल ऐसा गजब का डिजिटल रेवोल्यूशन है कि पूछिए मत। अब आइए इस डिजिटल रेवोल्यूशन की एक और आपको सच्चाई बता दें। आ गए आप डिजिटल पे, चलो आ जाओ। 19 जून 2025, 1 जुलाई से बदलेंगे बैंकिंग नियम, एटीएम से डेबिट कार्ड तक बढ़ेंगे शुल्क। आई ला, मेरी न्यूज़ थोड़ी है, 1 जुलाई से एटीएम कार्ड तक बढ़ेंगे शुल्क बैंकिंग नियम के। आईसीआईसीआई के एटीएम में 23 रुपये, एचडीएफसी में 1% शुल्क लगेगा। अरे शाबाश, दोनों बैंकों ने अन्य लेन देनों पर शुल्क बढ़ाया, 2 आ गए, बैंक बाकी भी आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था 80% इंक्लूजन कर लिया हमने, फलान हो गया, ढिकान हो गया, और माइलस्टोन अचीव किया है, माइलस्टोन अचीव हो गया, आ गए सारे ग्राहक आ गए। अब तक फ्री में आपको चलवा रहे थे, यूपीआई करो, ये करो करो। इन प्लेटफॉर्म की फीस कौन भरेगा? इनका खर्चा जो हो रहा कौन भरेगा? तुम और कौन? पहले आदत डालो, आदत डालने के बाद क्या, अब आ जाओ मैदान पर। पहले टीवी शुरू हुआ था, पैसे लगते थे क्या? नहीं, फ्री था। फिर डिस्क आई, डिस्क, हाँ टीवी के बाद में उसमें पैसे लेने शुरू हुए। कितने? 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, हैं? और आज कितना है? हर घर में वही है। तो ये स्थिति है सर। पहले आपको कंज्यूम करना सिखाया जाता है, उसके बाद जैसे आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, बोले अब आ जाओ, पैसे ले आओ आप, चलो भाई। तो इसकी भी तैयारी कर लेना। पर बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ऐसा गजब का रेवोल्यूशन चल रहा है साहब, ऐसे गजब के चार्जेस लगते चले जा रहे हैं, ऐसे गजब के टैक्सेस लगते चले जा रहे हैं। हम बार बार टैक्स को बोल रहे हैं, टैक्स टेररिज्म बंद होना चाहिए देश के अंदर, लोगों को नहीं समझ में आ रहा। रात को कोई आता उसने बार बार बोला टैक्स टेररिज्म बंद कर दो भैया। फिर क्या हुआ? इंडियन मनी इन स्विस बैंक्स जंप्स मोर देन 3 times इन 2024, हिट्स 37,600 करोड़, डेटा शोज। लो भैया, तो स्विस बैंक में भारतीयों ने 3 गुना ज्यादा पैसा जमा कर दिया। इंडियन मनी इन स्विस बैंक जंप्स मोर देन 3 times इन 2024, हिट्स रिकॉर्ड 37,600 करोड़, डेटा शोज। ये पैसा कैसे बढ़ गया भैया? इस स्विस बैंक में कैसे पैसा पहुंच गया? अरे आप स्विस बैंक की बात कर रहे हो, आप यूएई में देखो, सऊदी में देखो, कितना पैसा बढ़ गया। मैं बार बार कह रहा हूं सरकार से, सरकार, और आप कुछ नहीं कर सकते, वो लीगल है, इलीगल नहीं है। स्विस बैंक वाला भी लीगल है, अब कुछ इलीगल नहीं बचा, वो आपसे डेटा शेयर करते हैं पूरा सरकार से। तो लोग बाहर क्यों पैसा ले जा रहे हैं? मैं समझाता हूँ क्यों ले जा रहे हैं। आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, आपसे सरकार ने बोला टैक्स भर दो, और 30% का टैक्स भर दो, 30 लाख रुपए सरकार ले गई, ठीक। उस 30 बचे हुए 70 लाख को आपने फिर से इन्वेस्ट किया, उसने आपने अपनी समझदारी से उस पर फिर से आपने 1.5 करोड़ बना ली। सरकार फिर आ जाती है, बोले फिर से ले आओ पूरा टैक्स। अब 1.5 करोड़ पे देना है 30%, कितना हो गया? तो आप समझिए जो टैक्सेशन की जो पॉलिसी है टैक्सेशन की, वो इतनी खराब है। इसके विपरीत लोग यहाँ से, भारत से छोड़ कर जा रहे हैं और जाकर सऊदी, यूएई ऐसी जगहों पर जाकर अपने आप को अपना रहना बता रहे हैं, अपने आप को एनआरआई बता रहे हैं, अपने अकाउंट्स खोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं है, मिनिमम टैक्स है। और जबकि रहना वहाँ बहुत महंगा है सर, खाना पीना इतना महंगा कि आपके तोते उड़ जाएंगे, 4 गुना महंगा है सीधे भारत से डायरेक्ट। लेकिन इसके बावजूद भारतीय बड़ी संख्या में जा रहे हैं, और छोटे छोटे शहरों में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो लोग आ रहे हैं वहाँ से, बोले सर आप अपने यहाँ भारत में पैसा मत लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट में लगाइए, पैसा जल्दी डबल हो जाएगा और आपको टैक्स भी नहीं देना हमारे यहाँ। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है, लोग अकाउंट खोल रहे हैं, लोग भारत का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत नहीं है सर, अरबों खरबों में आपकी इकोनॉमी का भट्टा बैठा जा रहा है। सरकार इस पर कुछ कर ले तो अच्छी बात है। हाँ, डंडा मार के अगर आप सोचोगे रोकना तो कोई नहीं रोकने वाला। लोग पूरे नियम कायदे से चल रहे हैं। एनआरआई बनने के लिए उन्हें 180 दिन बाहर रहना, वो 182 दिन बाहर रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने बोला वो खाते बाकायदा बाहर खोल रहे हैं, अपनी कंपनी उन्होंने बाहर खोल लिया, अपने ऑफिस बाहर डाल लिए, भारत में सब्सिडरी ऑफिस डाल दिया, जो उनका मेन ऑफिस था उसको सब्सिडरी बता दिया। इसमें तो उल्टा हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो कानून की जद में हो रहा है। बेहतर होगा भारत अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को जो है थोड़ा सा सही कर ले। चलिए, पर अपने नेता को नहीं बचा पा रहे भैया। भाजपा नेता की मौत के 22 दिन बाद सुसाइड नोट, 63 लाख रुपए उधार लिए, 3.70 करोड़, 3 करोड़ 70 लाख चुकाए, फिर भी पीछे पड़े सूदखोर, 16 पर केस। ये मामला आ रहा है भाजपा शासित प्रदेश से, ठीक है। और सोचिए भाजपा का नेता का यह हाल है, 63 लाख लिए थे, 3 करोड़ 70 लाख वापस कर दिए,
6 गुना राशि वसूल कर ली, फिर भी चेक नहीं लौटाए और स्टैंप रखा हुआ है। सोचिए, बेचारे नेताजी ने आखिर में सुसाइड कर लिया और अब मुकदमा दर्ज हो रहा है, 16 पर केस दर्ज हुआ है। यह हालत है। इनका कुछ होगा, इस चोरी बेईमानी पर कोई लगाम लगेगी? और भाजपा इकाई के अध्यक्ष थे, मोर्चा अध्यक्ष और सरपंच, नाम था लादू लाल तेली। इनके साथ ही घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक है। कोई आदमी 63 लाख रुपए लेता है, 3 करोड़ 70 लाख चुका देता है, इसके बाद भी लोग पीछे पड़े रहते हैं। ब्लैकमेलिंग से तंग आके बेचारे ने आत्महत्या कर ली। अब सरकार को होश आया, सरकार अब जो है कुछ करेगी। ये भाजपा के नेताजी हैं, जिन्होंने इनको पैसा दिया हुआ वो भी ऑब्वियसली नेतागण ही होंगे, क्योंकि जो फील्ड में होता है उसी में उठता बैठता है ना। चलिए, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है और वहाँ जाकर QR कोड को स्कैन कीजिएगा। QR कोड को स्कैन करने के बाद में अमाउंट भरिएगा, अमाउंट भरने के बाद में ऐड नोट ढूंढिएगा कहाँ पर है, उसी जगह मिलेगा। अमाउंट के ऊपर नीचे लिखा होगा, कहीं नीचे होता है अमाउंट की, उसमें जाकर अपना नंबर और नाम लिखकर प्रेजेंट कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को, इन बटन को दबाकर दोनों चैनल से जुड़ जाएगा। बाद में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।